अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मौज़ूआत बेशुमार हैं, बड़े तज्ज़िये, बड़े तबसरे सुनते रहते हैं और कुछ क़यासराइयाँ भी होती हैं, कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं। ईरान इराक, ईरान इसराइल वॉर है, अमेरिका का वॉर में आना है, फिर इस तरह की इस्तिलाहात भी अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, नूरा कुश्ती और मैच फिक्सिंग और व्हाट नॉट। लेकिन हमारा आज का फोकस बुनियादी तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पर रहेगा कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का इस्तेकाम क्यों कर मुमकिन है, क्या इक़दामात किए जाएँ, क्या ख़ामियाँ हैं, किन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों के एक्शन प्लान्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम आगे फास्ट ट्रैक पे बढ़ें और इतने वसाइल जो जिससे अल्लाह ताला ने हमें माला माल किया है उनको हार्नेस करके एक बैनुल-अक़वामी एक पावर, मेजर पावर बन के उभरें, जिसकी हमें बेपनाह सलाहियत और बुनियादी वो एलिमेंट्स हमारे अंदर मौजूद हैं। आइए आज आप अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ कराता हूँ। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। 3-4 डिफरेंट फोरम्स के चेयरमैन हैं, जिनमें एक अहम तरीन फोरम है नेशनल डेवलपमेंट फोरम। इम्तियाज़ी सनद रखते हैं फ़ौज से और माजी में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमिश्नर हैं। जनाब कर्नल साहब आपको वेलकम करते हैं। कर्नल साहब, आगाज़ इसी बात से करते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर तो ये एक बड़ा ख्वाब दिखाई देता है जिसका शराब की तरह पीछा करते जाएं तो मंजिल नहीं मिलती। लेकिन मैं आप बड़े भाई हैं, आपसे बड़ा इंस्पायर होते हैं हम सब लोग। हौसला पकड़ता हूँ मैं कि जी आप इस मिशन को जारी रखे हुए हैं कि एक्सपोज भी करते जाएँ चीज़ें, खराबियाँ दूर भी करते जाएँ, आगे बढ़ते भी जाएँ जुर्रत के साथ और नई नस्ल को एम्पावर कर तैयार करते जाएँ। तो इसमें आगाज़ करते हैं कि वन बाय वन, एक तो ज़राअत का शोबा जो है उसमें बिलखसूस, चूँकि पंजाब बहुत बड़ा लैंड मैस है पंजाब का और इसको ब्रेड बास्केट कहा जाता है पाकिस्तान की। इसमें कुछ खामियाँ हैं जो आपने भी आइडेंटिफाई की एज ए फार्मर भी, एज ए सीनियर सिटीज़न भी, और हम जहाँ किसी जगह जाके बैठते भी हैं और बल्कि आप और मैं एक जगह गए थे एक अहम इदारे के एक बड़े अहदेदार के पास, तो वहाँ भी इस बात का हमने इसका जिक्र सुना कि वहाँ भी ये हो रहा था कि जी कुछ चीज़ों में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोई सैनिटी दिखाई नहीं दे रही, सियानत दिखाई नहीं दे रही। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाकिस्तान बड़े ही संगीन हालात से पिछले 78 ईयर्स में गुजरा है और हमने बेशुमार नुकसानात किए हैं, दानिस्ता भी गैर दानिस्ता, और दुख उन चीज़ों से हुआ जो कि हमने दानिस्ता की और जिसको हमने इम्प्रूव भी नहीं किया। देखिए, लाइल्मी में या कम अकली में या आपकी टीम अगर कमज़ोर हो तो गलतियां हो जाती हैं जी, इंसान है, मगर उन गलतियों से सीख के उनको रिपीट ना करना और उन गलतियों से सीख के उनको बेहतर करना, ये लाजमी है, मैंडेटरी है। नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया, तौफीक दी, उनको कंट्रीब्यूट करना और अपनी ज़ात की कुर्बानी दे के कंट्रीब्यूट करना लाजम है। सही कहा। वही आगे आए लोगों को लीड करने के लिए जो ये कर सकता हो, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो, विजन दिया हो, अकल दी हो, मनसब दिया हो, मेहनत दी हो, मनसब दिया हो, सेहत दी हो। ठीक। हर एक को अपनी कमज़ोरियाँ पता होती हैं, अपनी मजबूरियाँ भी पता होती हैं। सही कहा। अगर आपकी कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ ऐसी हैं कि आप ग्लोबल प्रेशर्स को, ग्लोबल माफिया को, ब्लैक मेलर्स को जी, और सो कॉल्ड सुपर पावर के एजेंट्स को अगर आप उनका प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते नेशनल लेवल पे और आपको कोई ना कोई गुंजाइश देनी पड़ती है कौमी मुफाद के ख़िलाफ़, तो फिर आप इस रास्ते में ना आइए।
फिर आप अपना कारोबार करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप फिर कोई और कारोबार कर लें, ये काम ना करें। अपनी इस्तात के मुताबिक आप वो कर लें जो कि आप कर सकते हैं, तो जिसमें आप अपनी इज़्ज़त भी बचा सकते हैं, अपने बच्चों की भी बचा सकते हैं और तारीख़ में एक अच्छा नाम छोड़ के जा सकते हैं। क्या बड़े अच्छे कारोबारी थे, बड़े ध्यानदार। मगर अगर आप लीडरशिप के लाइन में आते हैं और आपको शौक़ है कि आपको ग्लोबली लीडर माना जाए, फिर ग्लोबल लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी तो आप में होनी चाहिए और वो डिस्प्ले भी होनी चाहिए, और वो पूरी जुर्रत से, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरी दयानतदारी से डिस्प्ले होनी चाहिए। उसको बताने की ज़रूरत या उसको मीडिया के ऊपर पैसे दे के खर्च करके प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। वो लोगों के दिल से निकलनी चाहिए। काम खुद बोले, काम बोले, आपका काम, आपकी खिदमत जो है बोले, काम बोले, काम बोलते हैं। हमने पंजाब में शहबाज शरीफ के होते हुए काम बोलते हुए देखे हैं और सारी कौम ने देखे, सिर्फ हमने नहीं देखे, और उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को उसके बाद के इलेक्शन में हुआ भी। तो जहाँ काम हो वहाँ काम बोलना चाहिए, वहाँ मीडिया पे ख़र्चा बोलना नहीं चाहिए। तो सूरत हाल ये है, ये दुखी सूरत हाल ये है कि हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वाज़ेह तौर के ऊपर गुजारिश की, और जितने भी किसान हैं जिन्होंने गंदम लगाई या जितने किसान हैं जो भी ज़राअत से मुंसलिक है, एक बंदा ऐसा नहीं सारे पाकिस्तान में जो ये कह सके कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम के किसानों के साथ इंसाफ किया। एक बंदे एक भी बंदा नहीं है, एक टाउट भी आपका नहीं ये कह सकता। कल साहब मैं आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ एक ज़राअत के एडिशनल सेक्रेटरी भी आए थे, उनसे भी ये मैंने बात की। खुद भी मैं किसान रहा हूँ, आप भी हैं, और वो कभी बारदाने का होता था जी, बारदाना दो, फिर वो पॉलिसी बदली, उसके लिए हम मिनिस्टरों को कहते थे, सिफारिशें लोगों की किसानों के लिए करते थे। एक बात कुछ लोग तो अब ये कहते हैं कि मैंने उन्हें ये सवाल किया और कुछ और लोगों को भी किया कि दुनिया में बहुत कम ये प्रैक्टिस पाई जाती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कि किसान से गंदम हुकूमत ख़रीदे, तो सपोर्ट प्राइस भी मुकर्रर नहीं की जाती। तो एक इस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें। दूसरा, वो एक साहब ने तो ये जवाब दिया जी, जब गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से एक प्रैक्टिस चल रही है तो अब उसको ब्रेक करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी फिर हुकूमती लीडर्स हमें कहते हैं कि जी अगर हम खुली छूट दे दें कि जी ठीक है, हम प्राइस नहीं है, ओपन मार्केट कर दें, तो ये रोटी जो 50 रुपये की आम आदमी ख़रीदेगा तो वो भी हमें गालियाँ देगा। अब गवर्नमेंट भी इस भंबल भूसे में है कि आप अपने आप को एक मिनट गवर्नमेंट की जगह रख के देखें, तो एक जगह किसान की रख के देखें। अब कोई बैलेंस्ड आप कोई एनालिसिस दें। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, आप इसमें बड़ी आपकी रिसर्च मैं सर अर्ज़ करूँ, IMF को क्या पता कि किस भाव इधर किसान से क्या बीतती है। हाँ ये सही है, उसको क्या पता हो कि इधर पेस्टिसाइड वाला और इधर फर्टिलाइज़र वाला क्या बदमाशी करता है, कितनी मिक्सिंग करता है, कितनी वो अपने गोदाम से बना के आगे वही बोरियां इस्तेमाल, उनको क्या पता हो नीचे क्या गुजर रही है। और मैं माजरत के साथ कहूँगा, अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने हमारे हुक्मरानों को भी कुछ पता नहीं है कि नीचे क्या गुजर रही। मैं ये कहूँगा जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर खुदा का खौफ कीजिए, आप इन गरीब किसानों के सर के ऊपर हाथ रखिए। ये मारे गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, ये चिड़चिड़े हो गए हैं। ये तो अभी इस टॉपिक को डिस्कस करें तो आगे से नाराज़गी नहीं बल्कि गालियाँ सुनाते। यानी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें और उनसे खरीदें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सपोर्ट प्राइस को बेहतर करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको 3700 में पड़ती है, आप सपोर्ट प्राइस सस्टेन कर रहे हैं 2200-2300 की। ये तो बाकी पैसे जो आपने बाकी पैसे देने हैं बिलियंस के हिसाब से आपने पैसे सैंक्शन किए हैं, इसलिए कि जी मैं ट्रैक्टर फ्री देनी है। ओ भाई, उसका तल्लुक गंदम से क्या? मैं ये किसान कार्ड बनवा ले, उसका क्या तल्लुक वास्ता? आप घुमा के उसको ख्वार कर के आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आप सीधा, अगर आपने फिर गंदम खरीदने का टास्क दिया है तो वो आपने मिल मालकों को दे दिया। वाह,
एलीट क्लास की गवर्नमेंट, एलीट क्लास के MNA MP, एलीट क्लास की मिलें तो एलीट क्लास के फायदे, ये सोल्यूशन दे रहे हैं। यानी आप पास को नहीं खरीद रही गंदम, आप मिलें ना खरीद रही, पास को खरीद रही है, ना ये ना फूड डिपार्टमेंट ना फूड डिपार्टमेंट खरीद रहा है तो मिल ओनर सेठ खरीद रहा है और सेठ उसको उधर से हिले नहीं दे रहा। 2200 से कहाँ है दुनिया में 2200 रुपया रेट का, उस गंदम का रेट जिसकी ग्लूटेन 14 हो 9 ना हो। इसे यूक्रेन वाली 9 भी इसके पे नहीं मिलती। तो हमारी ग्लूटेन कितनी है? दुनिया की 14, उनकी 9 है, उनकी 9 है, यूक्रेन की और बाकी दुनिया की 9 है, ऑस्ट्रेलिया की 10 है। हाँ। तो खुदा का खौफ करें आप, सोने अपने किसानों को सोने के भाव की चीज़ जो है उसको ना सिर्फ मिट्टी में मिला दी है बल्कि आपने उस किसान को ही मिट्टी में मिला दी। नहीं, इसमें रुकावट क्या थी? चले इनको बदनीति को छोड़ दें, रुकावट नलायकी भी छोड़ दें सर मैं आज कर रुकावट, लेकिन इसमें पैसे की कमी तो नहीं सर? नहीं, रुकावट जो है वो दरमियान में कोई ऐसा शरारती बंदा कम अकल बैठ गया है जिसकी जिद है जिम्मेदारों से या किसानों से या गंदम काश्त करने वालों से, या वो किसी बार के का एजेंट है। मुझे कहने दीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? गंदम की काश्त खत्म हो जाएगी। आप गंदम इंपोर्ट करेंगे, आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपकी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। फिर आप गंदम लाने यूक्रेन जाएंगे, यूक्रेन का तो अपना हाल उस वक्त तक पता नहीं क्या बन गया होगा जब आप गंदम खरीदने जाएंगे, और क्या आएगा उधर से आया वो सारी एक्सप्लोसिव बरूद से भरी हुई बरूद से भरी, बीमारियों से भरी, कैंसर की जरासीमों से भरी ला के गंदम आप इधर क्या कर रहे हैं? आपकी अपनी गंदम पड़ी है, आप उस गंदम का जो रेट बेहतर करना है उसकी प्रपोजल ये है, आप उसका कुछ हिस्सा आप हर चौथे दिन शुगर एक्सपोर्ट करवाते हैं ना। किसके जोर पे, किसके प्रेशर पे कराते हैं? अपनी मिल रही है सब। तो ये अब सुना इंपोर्ट भी हो रही है शुगर, होनी वो तो होनी करनी पड़नी है। वो तो ये करने के बाद साइकिल इधर से चलता है, इधर को आ जाता है हर साल ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप को 5 लाख, आपके पास 40-50 लाख टन गंदम पड़ी है, तो कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख को टोकन किस्म की इजाज़त दे दें उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, उससे मार्केट सस्टेबल हो जाएगी, बाहर जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। वो अफगानिस्तान की तरफ जाने की इजाज़त दे दें उसको, वो कुछ तो करें। अगर कुछ नहीं करना तो फिर उसको जो पैसे आपने मिल ओनर को दिए हैं वही पैसे आप डायरेक्ट फार्मर को दें। फिर अगर आप आए हैं सब्सिडी पे तो वो कहते हैं जी 5,000 रुपया फी एकड़, 1 एकड़ में 40-50 मन गंदम होती है। अब इतना झाड़ होता है हमारा, अब जितना 40 से कम अभी तो आम किसान का इतना है। पहले तो 20-25 से ऊपर नहीं गया था सर, अभी बेहतर हो गया ना। अच्छा। खाद्य बहुत महंगी हो गई, पड़ती भी है। तो बहरहाल अगर उतना हो गया है तो आप ये सोचिए कि उसका नुकसान क्या हो रहा है। तो आप उसको दे क्या रहे हैं? आप उसको 5,000 दे, और किसको दे रहे हैं? उनके जिनके 5 एकड़ है या 10 एकड़ है। बाकी दुश्मन है आपके, बाकी जिम्मेदार जो हैं जिन्होंने गंदम लगाई हुई है, उनसे क्या दुश्मनी है आपकी? आप गंदम का सलूशन निकाल रहे हैं या कि आप गुर्बत का सलूशन निकाल रहे हैं? गुर्बत का सलूशन तो पहले ही आपके पास BASP है जिसमें आप फ़कीर बनाते हैं नगद पैसे देके और उनसे काम नहीं लेते, उन हाथों को बेकार कर रहे हैं। तो आप इधर भी, बहरहाल मैं ये गुजारिश बड़ी दफ़ा कर बैठा हूँ, मैं अभी एहतजाज का नाम दूँ उसको कि क्या करूँ कि आंखें खोलें, बहुत लेट हो गया है। अब तो वो लाभ भी लग रही है ना मूंजी के लिए। अभी तो मूंजी लग गई है, अभी तो गंदम की कहानी ख़त्म हो गई है, चूहे खा रहे हैं और रेट आपका उधर का उधर ही है। जिसने जो वादा किया था, मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, आपने वादा किया था, आपने सोच के समझ के कैलकुलेशन करके और पूरी जमा तफरीक किए बगैर मुंह से वादा निकाल दिया था कि मैं ज़िम्मेदार हूँ कि किसान को उसका रेट ठीक मिलेगा। तो किधर हैं आप? अभी आया आप 3700 रुपया दिलवा रही हैं उसको, क्यों नहीं दिलवा रही? क्या वजह है? आप आए डिबेट करें। तो कर्नल साहब ये 2 साल से चल रही है प्रैक्टिस, यानी 2 साल से पहले तो हुकूमत खरीदती रही है, अब इन्होंने अचानक क्यों खरीद रोकी है? वो IMF के कहने के ऊपर इन्होंने ये पॉलिसी चेंज की है। देखिए अगर आप IMF ने क्या कहा कि आप ना खरीदें, कहा कि आप गंदम ना खरीदें, गंदम की ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट को स्टेबलाइज करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो किसी और की जिम्मेदारी है। ओपन मार्केट आपने रोटी के पैसे तो मुकर्रर कर दिए, आपने आटे के पैसे मुकर्रर नहीं किए। आप फायदा किसको पहुंचा रही हैं? मिल ओनर को फायदा पहुंचा रही है जो आटा बना रहा है गंदम से। वो 2200 ले रहा है और आटा उसी रेट पे ले रहा है 4600 वाले पे।
5,000 ही हो गया है तकरीबन। कोई पूछने वाला उसको, आप क्यों मिल ओनर को मोटा कर रहे हैं और गरीब को मार रहे हैं? बट फॉर ये क्या पॉलिसी आप बनाइए? आई डोंट नो। अगर आपने को किसी ने कहा है कि गंदम सस्ती होगी तो रोटी सस्ती मिलेगी, ये बहुत आपको मिसगाइड किया है। आपसे पहले शहबाज साहब भी रोटी सस्ती देते रहे हैं और गंदम पूरी रेट से खरीद के रोटी सस्ती देती रहे हैं। वो क्या सब्सिडी की शक्ल में फिर होता सब था? 1000 तरीके हैं जी। वो सब्सिडी भी है, वो आटे का रेट भी है, वो कई सारी चीज़ें हैं। वो जो मिल है उसको ये तो आइंदा आप क्या पॉलिसी देख रहे हैं? आइंदा हुकूमत लेगी या नहीं लेगी? सपोर्ट प्राइस देगी या नहीं देगी? तो हुकूमत बाकी सूबों में क्या हुकूमत की पोजीशन है? पॉलिसी इस साल तो बड़ी क्लियर हो गई है कि हुकूमत फारग है इससे। तो हुकूमत ही खरीदेगी। हुकूमत भी फारग है तो किसान भी फारग है। तो किसान अब क्या करेगा? किसान लगाएगा, मकई लगाएगा, चारा चारा लगाएगा, गन्ना लगाएगा। किसान की ऑप्शन तो बंद नहीं हुई। हाँ, ये दफा 144 लगाएंगी। वो फिर आप ये वजीर आला और इनकी टीम दफा 144 लगा तो मुल्क हो गया, हम गंदम से गए। ये थानेदार को कहेंगे गंदम लेके आओ, वो थानेदार किधर से गंदम लेके आ जाएगा? हाँ, ये लगाएगा ही कोई नहीं। यहाँ तो थाने में उगा देते हैं सारी गंदम। सर ये तमाशा बन रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। आपका मिनरल्स भी बड़ी स्पेशलाइजेशन है सर। मिनरल में तो आज तो हम एक जगह बैठे थे, मैं और आप, तो वहाँ पे जिक्र हुआ कि SIFC ने अब टेकअप किया हुआ है माइनिंग एंड मिनरल्स को। तो SIFC से तो कौम को बड़ी उम्मीदें हैं कि वो करप्शन भी रोकेगी। आज के दिन में मैं आपको पता है रिकॉर्डिंग पे बहुत कुछ लिख चुका हूँ, बहुत कुछ कह चुका हूँ। एक नहीं, मैं 3-4 डजन मेरे प्रोग्राम रिकॉर्डिंग पे हैं। लोग नाराज़ भी होते हैं, मैं बात नहीं आता, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये कौमी मुफाद की बात है। ये एक दफ़ा अगर रिकॉर्डिंग का रॉ मटेरियल पहुँच गया रिफाइनरी में UAE में, तो उधर से फिर हमें कॉपर का स्क्रैप का रेट भी नहीं मिलेगा। तो अब चला गया रॉ मटेरियल का भी जा रहा है, शुरू होने वाला है बस। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, रॉ मटेरियल को बाहर जाने पे बैन लगाएं, SIFC बैन लगाएं, इसके ऊपर फौरी बैन लगाएं, और हर किस्म की चीज़ को रॉ मटेरियल के ऊपर बाहर भेजने से स्मगलिंग के ज़रिए या एक्सपोर्ट के ज़रिए उस पर बैन लगाएं। ना सिर्फ इसका बल्कि माइंस और मिनरल में रेयर अर्थ का बहुत ही लो बहानों से ट्रकों के ट्रक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट कह लूँ मैं, या स्मगल कह लूँ, क्योंकि उसका नाम चेंज करके उसको तो रेत बना के बाहर, तो ये इसको कंट्रोल करें। मुझे ये खुशी हुई सुन के कि SIFC में कोई भी इस शोबे को खोला है और भी जगह के ऊपर इसको बात। देखिए रिकॉर्डिंग में तो आप कहते हैं ना बहुत कुछ जा चुका है पहले। सर रिकॉर्डिंग में तो पहले, अभी तो रिकॉर्डिंग में बैरक गोल्ड ने शुरू जो करना है, इसको तो ब्रेक लगाए ना, इसको लगाएं। जिसने तो पाइपलाइन बन जानी है, इसकी तो पाइपलाइन बननी है उस जगह से लेके आपके ग्वादर पोर्ट तक। हाँ। सीधी पाइपलाइन ने जहाज में लोड कर देना, फरिश्तों को भी नहीं पता चलना गया अंदर क्या गया क्या। हम भी कोई स्मगलिंग इस तरह की शुरू कर रहे हैं पाइप के अंदर ही। नहीं सर, अल्लाह माफ करे, अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क के लिए। नहीं तो फिर क्या इसका हल क्या है? सर इसका हल आप तो अभी प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि मैं उसको एग्जम्पशन दे दी गई है। सर इसका हल ये है, शहबाज साहब ने रॉ मटेरियल के ऊपर बैन लगाया है, इन्होंने तो मगर मास वाय रिकॉर्डिंग, ये मास वाय जो है इसको काट के रिकॉर्डिंग को शामिल करें बैन के अंदर। और जो रॉ मटेरियल है उसको पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएं फौरन। रिफाइनरी का जो खर्चा है वो बैंक ने देना है। नहीं तो अगर हम यकसर एक मुआहदे को रोक के उसको तोतल सस्पेंड करके तो अचानक कहें सर उस मुआहदे हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, सर उस मुआहदे तो फिर चली जाएगी इंटरनेशनल गुजारिश ये है, वो मुआहदा है 50% आपका 50% उसका। अच्छा, उसका 50% उसको रॉ मटेरियल देने, वो जिधर मर्जी ले जाए, वो मेरा 50% कैसे ले जा सकता है? तो हमारा क्या पता ना ले जा रहा हो। सर हद करते हैं, पोले बादशाहों के भी कमांडर इन चीफ, हमारा नहीं ले जा रहा। आप पोले बादशाहों के कमांडर, आपका मतलब 50-100% जा रहा है। और सर तो हम ऐसे चीखें मार रहे हैं मतलब 2 साल से, और दुश्मनियों बना रहे हैं, एक नहीं कई दुश्मनियां आ रही है ना जा रही है, दुश्मनी बढ़ा रही है, दुश्मनी बना रही है। अच्छा, इसका मतलब जो हमारे 50% पे डाका है आपको उसकी तशवीश है उनका। सर वो 50% का डाका नहीं पड़ने देना। साहब आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर ये डाके पे बात करते हैं। जनाब ये हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल साहब कुरैशी और उनके साथ भोले बादशाह। तो बात तो वाकई ये है कि तशवीश इस बात पे है कि बैरक गोल्ड तो अपना 50% शायद पूरे का पूरा ले जाए,
हमारा 50% भी ले जा रही है रॉ मटेरियल खाम माल की शक्ल में, तो हमारा तो कख नहीं रहेगा जनाब। तो मैं एक और चीज़ अर्ज करना चाहूँगा। देखिए, हमने उनको एग्रीमेंट किया है कॉपर का और गोल्ड का, ठीक है ना, बाकी किसी मिनरल का नहीं, बाकी किसी मिनरल का नहीं। मैंने पहले उनके एग्रीमेंट के होने से पहले शोर डाला था कि रेयर अर्थ और बाकी मिनरल हैं, उसकी कीमत और उसकी चीज़ें तय करके एग्रीमेंट होना चाहिए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी पूछा गया, मौजूदा चीफ जस्टिस बेंच में थे, उन्होंने सवाल पूछा उनको कि जी इसके अलावा इसके कंस्टिट्यूंट क्या हैं। हाँ। और तो आई कुछ नहीं। ये आगे जवाब किन्होंने दिया? अटॉर्नी जनरल साहब ने। अच्छा। और बैरिक गोल्ड के आप कहते हैं ना पेट्रोलियम वाले सर अपने महकमे ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ तारीफ करनी पवे रोज। और हमारे बंदों ने आराम से कह दिया। सर मैं अभी ये अर्ज करने वाला हूँ कि देखिए आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट है कॉपर और गोल्ड का। कॉपर और गोल्ड का जो हिस्सा है, जो कंस्टिट्यूट है, वो तो वो अपना 50% बाहर ले जा सकते हैं। उनके अपने 50%, 100% में रेयर अर्थ और बाकी कंस्टिट्यूएंट किसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं। ना हमने बेचे हैं, ना वो हमें वारा खाते हैं, ना हम जाने देंगे बाहर। ठीक, कोई कानून ये आज हम हम नहीं जाने देंगे। कोई कानून नहीं है कि इसके बैरिक गोल्ड के एग्रीमेंट में रेयर अर्थ या दूसरे कीमती अज्जा बाहर जाएं। कोई कानून नहीं है और कोई ये कानून भी नहीं है, और ये भी गुंजाइश नहीं है कि आंखें बंद करके हम उनको पाइपलाइन में सारा कुछ डाल के दे दें तो वो पाइपलाइन जाके खुले उधर उनकी रिफाइनरी में, यूएई में। नहीं, हमारा जो हक है, हमारी जो चीज़ें हैं, ये हमारा आईनी हक है कि हम उनको देखें, उनको एनालाइज करें, उनकी कीमत लगाएं, उनको खुद प्रोसेस करें। उनके साथ जिस हिस्से का एग्रीमेंट उन्होंने किया है वो कॉपर और गोल्ड को ले जाए 50%, हमारा 50%, हम अपना देखें। तो बाकी जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हुए, मोलिब्डेनम हुआ, लिथियम हुआ, वो बहुत कीमती है। कोबाल्ट हुआ सर, वो ये तो मेरा सोने से भी कीमती है, सोने से कई गुना कीमती हैं। वो तो अगली जनरेशन की, अगली सैटेलाइट की, वर्टिकल बार की मिनरल्स हैं। वो जो जंग हो रही है ना, जो समझ नहीं आ रही कि किधर तो से आपको SIFC से उम्मीद है कि चूंकि वो माइंस और मिनरल्स में आ गए हैं सर, बिल्कुल है, पाकिस्तान में ये हाइब्रिड निजाम बड़ा कामयाब जा रहा है। 100% उम्मीद है। मैंने 2015 में प्राइम मिनिस्टर को इन राइटिंग लिख के समरी भेजी थी। अच्छा। कि ये जो मामला है माइनर मिनरल वाला और रिकॉर्डिक वाला, ये उनको दे दें SPD को। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन को दे दें। उन्हीं के नीचे एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी है, उन्हीं के नीचे यूरेनियम है। वो ऑलरेडी यही काम कर रहे हैं। पहले ही वो बड़े हिफाजती तदाबीर, बड़ी तदाबीर भी हैं, वो दयानतदारी, उधर चीजें सारी पूरी हैं, उधर दे दें, आसानी से महफूज हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने तहरीरी तौर पर तहरीरी दिया हुआ। अच्छा, ये तो बड़ी अहम, बड़ा इंकशाफ आपने किया कि तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन जो कमांड सेंटर है हमारा एटमी सारे सिस्टम का, उसको दे दिया जाए, चूँकि पहले उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है बड़ा। तो मैं एक लफ्ज़ और आगे कह देता हूँ, मैंने उसका इंतज़ार किया कि उसके ऊपर कोई एक्शन होगा, और कुछ हफ्तों के बाद मजबूरन उसकी कॉपी मुझे उसको भी जगाना पड़ा, SIFC को, स्ट्रेटेजिक डिवीजन को भी, SPD को भी मैंने अलग लेटर भेजा कि भी आप भी जाग दें और आप भी प्रपोजल भेजें और इस चीज़ को चेक करें और कंट्रोल करें। हाँ। तो मैं ना इधर मैंने अब कोई चौक दिखाई अपने कौमी मफाद में, ना उधर दिखाई। ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। जिस किसी को लेटर चाहिए कहता है नहीं मिला, कल साहब ऐसे मार रहे हैं हवा में, मैं लेटर आज प्रोड्यूस करता हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से नहीं लग जाएगा? लग जाए फिर सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसी चीज पे लगना है कि मैं कौमी मुफाद से मेरे ऊपर इसलिए लगना है मैं कौमी मुफाद की चीज को बचा रहा हूँ, तो ठीक लग जाए ऐसा तो मुझे लिए एजाज की बात होगी। वो तो मैं उधर भी रगड़ा खा लिया था उस वक्त भी। अच्छा, उधर क्या फिर मसलत थी उस वक्त? सर, मसलत ही मसले होती है, फिर बाकी फिर करेंगे, बाकी आप। अच्छा, तो मसलत भी एक्सपोज करें ना थोड़ी सी। सर, हैं क्वाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ये सही और है। मैं ये सिर्फ मुझे मजबूरन मैं टीवी के ऊपर बैठ के ये प्रोग्राम करने वाला बंदा नहीं हूँ।
मुझे पता है कि नेशनल अफेयर्स में कितनी मैच्योरिटी और कितनी कम ज़बानी और कितनी। अच्छा, अब ये ख़ास तौर पे हाइब्रिड गवर्नमेंट बनने के बाद शहबाज साहब का टेक ओवर करना, उनका दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करना और मशीनरी से काम लेने की भी सलाहियत उनकी, साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो पाकिस्तान का एक मुस्तकिल इकाई है वो, उसकी इंटरनेशनल पजीर आई और इनका आपस में मिल के आगे बढ़ना। सर मुझे इससे कोई आप डू यू पिन होप्स ऑन देम? सर मुझे 100% होप है शहबाज साहब पे। मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो कितने मुहिब वतन है, मुझे ये भी पता है वो कितने हार्ड टास्क मास्टर है, मुझे ये भी पता है कि वो कितने इंटेग्रिटी वाइज मॉडल है। मुझे पूरी उम्मीद है शहबाज साहब से भी और हाफिज आसिम साहब से भी। यानी इसका मतलब कि चीजें बेहतर होने के इम्कानात आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं बोल ही इन दो पर्सनैलिटीज की वजह से हूं, लेकिन ये भी है ना कि वो चीजें पिन पॉइंट करते रहे, तभी है ना ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो हम पिन पॉइंट करते रहेंगे वो चीजें यकीनी तौर पे बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है ये जरूर है, ये जरूर जाती भी नहीं है, ये जरूर, हाँ ये जरूर है कि पता नहीं हमारी आवाज उधर तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती, मगर ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर आवाज हमारी पहुंचेगी तो उस आवाज़ को वो मेटिकुलसली एनालाइज ज़रूर करेंगे। ठीक है, वो करेंगे और अगर उसके अंदर हकीकत नजर आएगी तो फ़ौरन एक्शन लेंगे। तो हमें एक जगह बैठे हुए एक जगह से ऑफर भी आई थी कि आप उन्हें डिटेल्स भेजें तो ऊपर जाता है ये सारी चीज़ पहुंचाई जाएगी सर इंशाल्लाह। तो आप वो मिशन तो पहले भी जारी किया हुआ सर इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से कोई नो स्टोन विल केप्ट अनटर्न्ड। अच्छा कर्नल साहब, आप चूँकि आप फौज के भी कमांडर रहे हैं, ये आजकल दो अल्फाज बड़े आम हैं, नूरा कुश्ती और मैच फिक्सिंग। पहले लोगों ने ये कहा और ख़ास तौर पे, और आपने भी बड़ा गुस्सा किया और मैं भी फील करता हूँ एज ए कॉन्शियंशियस सिटीज़न कि ये ऐसी बात गैर संजीदा नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच पड़ा उसमें कुछ लोगों ने बड़े मुंह ढीला करके आराम न कह दिया ये नूरा कुश्ती है। तो अब कुछ लोग ये जो ट्रंप साहब ने वहाँ बम फेंका है 30,000 पाउंड वाला और बंकर बस्टर, उसको भी कह दिया नूरा कुश्ती है। पहले तो पाकिस्तान इंडिया का बताएं। और मेरी गुजारिश ये है देखिए पाकिस्तान इंग्लैंड की तो दास्तान जो है वो तो खून, वो शहीदों के खून से भरी हुई। पाकिस्तान इंडिया की मैं बात, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के ये जो जंग अभी हुई है इसकी बुनियादें तो शहीदों के खून से भी बिल्डिंग खड़ी हुई है, और इसमें टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस, इसमें डिप्लोमेसी की एक्सीलेंस, इसमें मिलिट्री एक्शन की एक्सीलेंस, इसमें मिसाइल की एक्सीलेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें सैटेलाइट स्पार्क, इसमें बहुत कुछ है जिससे हमने जंग जीती है, आंखें बंद करके नहीं जीती। लिहाजा ये कोई और लफ्ज़ कहना ये तौहीन है, तौहीन है ये तमाम लोगों की, इन तमाम लोगों की, मुजाहिदों की, यानी मैं एआई के लोगों को भी मुजाहिद कहूँगा, शहीदों की, सबकी तौहीन है। ये तो बिल्कुल कोई ये स्वाय मुल्क का दुश्मन ही कोई ये कह सकता है, कोई वफादार बंदा नहीं ये कह सकता। जहाँ तक तलक वास्ता है उनका ईरान, अमेरिका, इसराइल, ट्रंप इसराइल क्या कर रहे हैं, ट्रंप के इसराइल के मुतालिक मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरा विजन ये कहता है कि मैं काशिन करता रहा हूँ पिछले कई प्रोग्रामों में, ट्रंप को काशिन करता रहा हूँ कि ईरान के अंदर ना फंसना। अमेरिका ने आज तक जिस जंग में फंसा है वियतनाम से लेके और अभी तक एक नहीं तो 17 जगह पंगे लिए हैं, और 17 जगह शिकस्त खा के अफगानिस्तान समेत, यानी चिकड़ो चिकड़ी हो गया, अपने बिलियन का सम्मान भी छोड़ के अभी तक वो काबुल एयरपोर्ट पे ऊपर तहखाने भरे हुए हैं। तो ये किस चीज़ का आपकी फौज को मिलिट्री एक्शन करने का शौक कभी पूरा नहीं हुआ? ये इसको पता नहीं है, इसको पता नहीं है कि ये जो मुसलमान, सब मैं ये अर्ज करूं ट्रंप को ये पता नहीं है कि ये मुसलमान है मुजाहिद, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े। लेकिन ये अफगानी को जरूरत से ज्यादा पुरस्कार। सर अफगानियों की बात नहीं कर रहा मैं, ईरानियों की बात इस वक्त। अच्छा, ईरानियों ने साबित कर दिया ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर में सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। नहीं अब क्या तो मैं अर्ज करूं, बात ये है, ये मेरे लफ्ज लिख लीजिए, यानी ट्रंप ने वो सच्ची मुझी फेंका वो बंकर बस्टर, सर फेंका है जरूर, कहते हैं इधर फेंक दिया, नहीं फेंका जरूर है इधर उधर, तो फिर चीजें अभी वक्त के साथ वक्त पता लगेगा कि डैमेज कितना हुआ नहीं हुआ। और मगर ये मैं जरूर कहूँगा कि जिस जंग में
इसराइल के वज़ीर आज़म ने, जिसकी अपने मुल्क में पतलून उतरी हुई है, जो कि अभी उधर का वज़ीर आज़म भी नहीं है, लोग उसको नफरत कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इसराइल वाले जो मरवा गया, उसने सिर्फ अपनी वज़ीर आज़मी एक्सटेंड करने के लिए, वार कैबिनेट बनाने के लिए कि इलेक्शन ना कराना पड़े, वो सारा तो वैसे भी मेजॉरिटी नहीं है उसके नहीं, उसके मेजॉरिटी। और उसी चीज़ में ट्रंप को, बजाय इसके कि ट्रंप पीस के नोबेल प्राइज़ की तरफ चलता, ट्रंप का दिमाग ख़राब हो गया कि वो उसके चक्कर में चल 15 दिन दिए तुम तो 2 दिन में तेरा साह चढ़ गया। 15 दिन के ट्रंप साहब के क्या अज़ाइम है? ये कोई इसराइल की मोहब्बत में आ गया? फिलहाल तो ट्रंप साहब के जो उनकी तो कांग्रेस में भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। गुजारिश ये है कि फिलहाल तो ट्रंप साहब के अज़ाइम मुझे जो नज़र आते हैं, इनके टेन्योर में अमेरिका को जो नुकसान पहुंचेगा वो इतना शदीद पहुंचेगा कि उसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस बर्बाद देगा। अभी अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनके थिंक टैंक हैं, जो इनके बाकी मिलिट्री के स्ट्रेटजिस्ट हैं, मेरे अल्फाज को लेके फौरी तौर के ऊपर तफ्तीश करें कि क्या कर रहे हैं, किधर फंस रहे हैं, किससे मुँहमारी कर रहे हैं। ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया, ईरान ने कभी शिकस्त नहीं खाई अभी तक। उसने 8-8 साल की जंग लड़ी है, कोई ये छोटी मोटी सड़क पे खड़ी हुई पे बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में होता है इसराइल की जगह, तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के लोग बेशक बड़े भले मानस हैं, बड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन ये भी बड़े रेजिलियंट हैं। मेरा ख्याल है ये भी लड़ाई में ये भी आराम से पाकिस्तान के शिकस्त खाने वाले नहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों का, अगर हमारा मुकाबला इसराइल से हो जाता, मैं नहीं कह रहा सर, हम ईरानियों से भी 4 हाथ आगे हैं, इसमें कोई शक मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत दुनिया में पाकिस्तान को दुनिया में माना हुआ ये फाइटिंग स्पिरिट वाला और फाइटिंग मैन पावर वाला इलाका है पाकिस्तान और ईरान। इन दोनों से बहुत बड़ी ब्लंडर होगी पंगा लेने की। ठीक है, पंगा ले लिया ना। अभी बड़े सालों से, मैं 20 साल से सुन रहा था कि जी वो अमेरिका आया, इसराइल आया और एटमी जगहों पे हमले किए, कर लिए, चाव उतार लिए। हाँ, पंजाबी में पूछा कि की पुट ले जाए हमारा थंबनेल बड़ा अच्छा बन जाएगा। बाद आ जाओ अच्छा, बाद आ जाओ। क्यों अमेरिका में भी लोगों को अच्छे भले खुशहाल अमेरिकियों को लगे फिरते कारोबार करते, टेक्नोलॉजी करते, या इवन मस्क जैसे लोग माल बनाते टेक्नोलॉजी में से, और बहुत आगे जा रहे थे। आगे जाते जाते क्यों रिवर्स अच्छा, आपने मुझे याद करा दिया कि ये सवाल लोग चाइना पे भी उठाते हैं, और आपने बल्कि मुझे उसको क्लियर भी किया। और मेरा भी ये नज़रिया था कि चाइना कभी इस तरह इंटरवेंशन वाली पॉलिसी में बराह रास्त लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता। मैं सर आज क्लियर कर दूं, वो कहते हैं तरक्की हमारी बिल्कुल नीचे। सर ये मौजूदा जंग में रशिया एक्टिवली नहीं आएगा। ठीक है, वजह यह है कि रशिया खुद फंसा हुआ है इस वक्त। ठीक है, यूक्रेन की वार वो जीतने वाला है। यूक्रेन के 20% हिस्से पे वो अंदर चला गया है। ये वो वक्त नहीं है कि वो डिवर्शन करे और उधर डिल्यूट करे, लिहाजा वो मदद करेगा, ईरान की पूरी मदद करेगा, आर्मामेंट्स देगा, आर्मामेंट दे देगा, टेक्नोलॉजी दे, मदद करेगा, मगर इससे ज़्यादा वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। सर चाइना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, वो तो होता ही नहीं है। मदद करेगा, ईरान की पूरी मदद करेगा, हर फोरम पे करेगा, टेक्नोलॉजी से भी करेगा, असले से भी करेगा, मिसाइल से भी करेगा, काउंटर मिसाइल इक्विपमेंट से भी करेगा, मगर इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन सर मुझे एक लफ्ज़ कहने दीजिएगा। सर अमेरिका से हमारी बड़ी हमदर्दी है, हम भी 78 साल से उससे दोस्ती निभा रहे हैं और रगड़ा खा रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, दोस्ती निभा रहे हैं और रगड़ा खा रहे हैं। वो हमसे दोस्ती में काम भी लेता है, उसके बाद रगड़ता भी है। वो फ्रेंड से फ्रेंड नहीं बना, वो मास्टर से हेडमास्टर बन गया। उसको हेडमास्टर बनना बंद करना पड़ेगा, उसको कदर करनी पड़ेगी ह्यूमन वैल्यूज की और नेशन की। और ये जो दराहट और डिक्टेशन की सियासत है, ये छोड़नी पड़ेगी। सर ये नहीं चलेगी। ये ह्यूमन वैल्यूज की कदर करें, छोड़ दें, दुनिया में एक तवाज़ुन कायम करें, अमन कायम करें, प्रोग्रेस करें, प्रॉस्पेरिटी करें, लोगों को प्यार मोहब्बत से, टेक्नोलॉजी से, दोस्ती से लेके आगे चले, डंडे से नहीं। अच्छा, और डंडे से तो आपसे वियतनाम नहीं सीधा हुआ है, कभी भी नहीं, कंबोडिया नहीं हुआ, आपसे कौन सीधा। अच्छा, ये कुछ इस पे भी बड़ी मफरूज़े चल रहे हैं कि जी आसम मुनीर साहब हमारे फील्ड मार्शल
अमेरिका गए, बड़ी ज़ीराई हुई उनकी, लेकिन इसमें क्या मुमकिन बात हो सकती है? कोई ना कोई कहते हैं जी कोई फ्री लंच तो अमेरिका में होता है। सर मेरी गुजारिश ये है, कुछ तो डिमांड होगा, या फिर ईरान पे उन्होंने इनपुट लिया होगा। मेरी गुजारिश ये है, मेन तो ये होगा, ये तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है, हाफिज साहब का करैक्टर, उनकी मॉरल साइड, उनकी रिलीजियस साइड, उनकी प्रोफेशनल साइड, उनकी कम्पिटेंस साइड, हर क्वालिटी उनकी वाजिया अब से नहीं, बचपन से, जब वो सोर्ड ऑफ ऑनर जीत के सेकंड लेफ्टिनेंट शुरू हुए थे। कुछ शक शुबे की बात तो नहीं है, ये तो नहीं रातों रात नौजवानी अभी तो नहीं किसी ने टोपी ऊपर से पहना दी ना जी, टोपी तो वो अर्न करते हैं मेहनत करके। बात ये है कि वो मटीरियल हाफिज साहब नहीं है कि जो मुल्की मफाद के खिलाफ या मुस्लिम उम्मा के मफाद के खिलाफ या ईरान के मफाद के खिलाफ कोई एक लंच खा के तो उनको बेचे ना, भूल जाए, ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल भूल जाए। यानी अगर उन्हें ये कहा भी जाए कि आपको सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मर्जी थ्रेट कर लें, जो मर्जी ब्लैकमेल कर लें, जो मर्जी आप उनको लालच दे, कुछ भी कर लें, हाफिज साहब का झंडा उधर का उधर ही कायम रहेगा। लेकिन साहब पहले भी पाकिस्तान ने 7-8 मरतबा रजिस्ट किया है बैनुल-अक़वामी मगरिब की डिक्टेशन को। आपको याद होगा US इराक वॉर जो चली थी, उसमें पाकिस्तान को कहा फ़ौजें भेजें, पाकिस्तान ने इनकार किया। फिर यहाँ पे जब हमारे ट्राइबल एरियाज़ में ऑपरेशन हो रहे थे, इन्होंने कहा जी हमें रसाई दिया जाए सर, इसमें पूरी ट्राइबल बेल्ट पे, उस वक्त भी हमने इनकार किया। सर हमने इनकार किया, हमने बड़ा नुकसान करके सीखा। हमने 200 बिलियन का नुकसान करके अपने मुल्क को मफलूज करके, अपने मुल्क को डिफॉल्ट करके, अपनी इकोनॉमी बेड़ा गर्क करके, अपना कल्चर तक, इधर कलेक्शन कोफ और नशा इधर एक एक गली महल्ले तक पहुंचा हुआ है, इधर चोरी चकारी अफगानियों की वो कितनी क्रिमिनल, क्या कई लोग कहते हैं जी वो जहाद तो था लेकिन अफगान फसाद बन गया बाद तो बने हो ना, हमारे गले में तो अफगान फसाद ही गला लगा हुआ ना जी। हमारे से ये जो टेररिज्म दे गए हैं, उधर से डॉलर लेते हैं और इधर से चल पड़ते हैं। मुसलमान काज है, मुसलमान काज होती है, ये सारे फलस्तीन में लड़ना होते, ये अभी ईरान के बीच में ना खड़े वहां से अफगानिस्तान ने कभी ऐलान नहीं किया जी हम आगे लड़ेंगे। लड़ना किसने सर? ये किधर गया? तालिबान से पूछें कि ईरान की जंग में क्या हिस्सा है उनका। तालिबान से पूछें कि उन्होंने अभी अमेरिका के कितने बंदे तो वो तो बंदे मारने के कितने मारे के बड़े माहिर हैं, तो अगर वो मैदान में आ जाते तो इस्राएल पते जाने था। सर उनकी कहीं आवाज भी नजर आ रही है आपको कहीं है भी? किधर गई बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी? जाओ मतलब है कि नूरे तो सारे उधर बैठे हुए हैं। सर देखिए एजेंट हैं, ये गैर मुल्की एजेंट हैं, ये घटिया मेंटालिटी की बात है। अरे ये खुदा से डरे, खुदा खौफी करे, ये अपने वतन को ना बेचे। वतन है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम सारे हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं तो इन्होंने क्या बेचना फिर? इनको तो कोई चर्च की पुड़ी भी नहीं देगा। हाँ, वो उनका जो महबूब मुश्किल है। लेकिन अब फिर इसमें कर्नल साहब वाइंड अप पे कोई मैसेज अगर दे दें। सर मैसेज यही है कि इंडिजिनस, हाँ, खुद करें, खुद कफालत की तरफ, खुद कफालत। आपने एटम बम बनाया, खुद कफालत से बनाया। वाह, बहुत उम्दा। बाहर से भेज के इसको किसी बाहर की UAE की रिफाइनरी से नहीं बनवाया आपने ना। आप यही मिसाल सामने मेरी रख लें। इसको रिकॉर्डिक क्या, हर चीज़ को कंट्रोल करें, अपने मुल्क में करें, अपने अवाम को दें। जो आपने ज़मीनें भी इतनी ठीक की हैं, उन ज़मीनों को भी 5-5 एकड़ के यूनिट बना के गरीबों को बांट दें। ये देखें, ये सारी उनकी 7 जनरेशनें नारा मारा करेंगी कि किसी ने आगे ज़मीनें ठीक की थी और हमें दी थी। फिर ये अपने फार्मर्स का ध्यान रखें। एक फार्मर का ध्यान रखने के लिए आप अपनी मशीनरी बेहतर करें, सिस्टम बेहतर करें, खुद पहुँचें, खुद देखें कि किस भाव पे, किस मंडी बहुत शुक्रिया जी कर्नल साहब कुरैशी साहब, आप तशरीफ लाए जी। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। खुद कफालत आज का हमारा पैगाम है, खुद कफालत पे चलें। अपने अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल से माला माल किया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट, बरामदात और टके के भाव बाहर भेजना, ये सब बंद करें। यहाँ रिफाइनरी लगाएं, अपने किसान को एम्पावर करें, अपनी ज़राअत को तनोमंद बनाएं और उसमें अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं जो गरीबों का उसमें भला भी होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।